नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। हम अपने इस नए एपिसोड में संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में देखने वाले हैं और उनको विस्तार से समझने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके आने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आपका कोई भी एग्जाम हो वहाँ अनुच्छेदों से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको बहुत सारी अनुच्छेदों के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही अन्य वीडियोज भी मिलते रहे। तो चलिए वीडियो में हम देख लेते हैं पार्ट वन में जो संविधान का भाग 1 है। भाग 1 में 4 अनुच्छेदों के बारे में बात की गई है। तो संविधान का भाग 1 पार्ट 1, इसमें है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। तो कुल मिलाकर 1 से 4 अनुच्छेदों के बारे में भाग 1 में बात की गई है, जिनमें कि पहला अनुच्छेद है संघ का नाम और क्षेत्र, दूसरा है नए राज्य का प्रवेश एवं स्थापना, तीसरा है नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के सीमाओं और नामों में परिवर्तन। तो चलिए इनको थोड़ा समझ लेते हैं। तो पहले में क्या दिया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, मतलब भारत है जो राज्यों का संघ होगा और किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। कोई भी राज्य है जो भी है वो भारत से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि वह किसी समझौते का परिणाम नहीं है। तो यह पहले अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है। अब दूसरे अनुच्छेद को देख लेते हैं। दूसरे अनुच्छेद के बारे में बात की गई है कि नए राज्य का प्रवेश एवं स्थापना। जैसे कि बांग्लादेश है, बांग्लादेश का कोई प्रदेश भारत में आना चाहे तो वो अनुच्छेद 2 के तहत भारत में आ सकता है। याद रखिएगा, किसी नए प्रदेश जो बांग्लादेश है, श्रीलंका है, भूटान, नेपाल, इन सारे देशों के यदि कोई नए प्रदेश भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं तो वह अनुच्छेद 2 के तहत आ सकते हैं। और अनुच्छेद 3 के तहत उनके नामों में परिवर्तन किया जा सकता है, उनका सीमाओं को परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से नामों, सीमाओं और उनके गठन से संबंधित ये अनुच्छेद 3 में परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो ये भाग 1 का है, 3 अनुच्छेद याद रखिएगा। अगला पार्ट देख लेते हैं, पार्ट 2। ये है नागरिकता से संबंधित, सिटीजनशिप याद पता होगा आपको कि जो भी भारतीय नागरिकों को नागरिकता दी जाती है वो अनुभाग 2 के तहत 5 से 11 के तहत ही नागरिकता प्रदान की गई है। और किस प्रकार से नागरिकता का उन्मूलन भी किया जा सकता है, इस बारे में भी विस्तार से समझाया गया है। तो चलिए अनुच्छेद 5 देख लेते हैं। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 6, एक निश्चित व्यक्ति की नागरिकता का अधिकार जो पाकिस्तान से भारत में स्थानांतरित हो गया है। तो एक निश्चित व्यक्ति की नागरिकता का अधिकार जो पाकिस्तान से भारत में स्थानांतरित हो गया है। उसके बाद अनुच्छेद 10 है नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। तो अनुच्छेद 10 है नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। उसके बाद अनुच्छेद 11, संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करेगी। तो अनुच्छेद 11 में संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित कर देगी। ये अनुच्छेद 11 में बात की गई है। चलिए अगला पार्ट देख लेते हैं, भाग 3। संविधान का भाग 3 है मूल अधिकारों से संबंधित। आपके कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो ये भाग 3 में है मूल अधिकार। आइए सबसे पहले 12 से 35 के बारे में। 12 में राज्य की परिभाषा लिखी गई है कि राज्य के अंतर्गत आखिर क्या क्या आएगा। जिन पर भी सरकारी शक्तियां हैं वो राज्य के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो सरकार हो या फिर कोई प्रशासनिक अधिकारी, क्योंकि उनके पास ऐसे पावर है जिनके तहत वो लोगों का शोषण कर सकते हैं। इसलिए भाग 12 अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है कि इन लोगों को एक क्या कर्तव्य निभाने चाहिए, और क्योंकि इनके सारे नागरिक हैं और इनको यदि हमने वो शक्ति सौंपी है तो वो उस शक्ति का दुरुपयोग न कर सके
ये अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा में बताया गया है। अगला है अनुच्छेद 13, मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले कानून। ये अनुच्छेद 13 है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। प्रारंभ में भारत के संविधान में 7 बुनियादी मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन अब केवल 6 हैं। संपत्ति का अधिकार, 31 को संपत्ति का अधिकार भी था एक समय। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। एक कानूनी अधिकार 300 का में बनाया गया। भारतीय संविधान के भाग 12 में शामिल कर दिया गया। तो एक समय यह संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों में शामिल किया जाता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटाकर हम 300 का में जोड़ दिए और भाग 12 में अब ये शामिल हो गया और यह अब मूल अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया इसको हमने। तो याद रखिएगा ये भी संपत्ति के अधिकार को। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। उसके बाद अनुच्छेद 16, सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18, उपाधियों का उन्मूलन। उसके बाद अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। वे हैं क्या हैं? तो सभी नागरिकों को जो 19 के अंतर्गत क्या क्या इम्पोर्टेंट है, ये है, पहला है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका 19 का ए कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। दूसरे में 19 का बी में शांतिपूर्वक और संग बिना हथियार के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। तो जो लोग भी हम कभी कभी आंदोलन करते हैं शांतिपूर्वक, वो 19 का बी के अंतर्गत करते हैं। तीसरा है संघ और यूनियन बनाने की स्वतंत्रता। तो तीसरे में हम लोग संघ बना सकते हैं, आपस में एक साथ एकजुट होकर किसी भी काम को कर सकते हैं, या 19 का सी के तहत स्वतंत्रता मिली है। 19 का घा के तहत भारत के पूरे प्रदेश में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता। हम भारत के किसी भी राज्य में स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण कर सकते हैं। यह 19 का घा के तहत हमको सूचना या स्वतंत्रता मिली है। तो ये बहुत सारे ऐसे हैं, 2 और देख लीजिए। भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। और एफ क्या है, छा क्या है, कोई भी पेशा अपनाने या कोई व्यवसाय व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता किसके तहत, छा के तहत। तो हम कोई भी व्यापार कर सकते हैं, 19 का छा के तहत यह स्वतंत्रता है। उसके बाद अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 21 है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है अनुच्छेद 21। उसके बाद अनुच्छेद 22, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण, अनुच्छेद 22 में है। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी और बलात् श्रम का निषेध। तो अनुच्छेद 23 में है मानव तस्करी और बलात् श्रम का निषेध है। उसके बाद अनुच्छेद 24, कारखानों और खदानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध। तो अनुच्छेद 24 में है कारखानों और खदानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध किया गया है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एक आर्टिकल छूट रहा है, हम उसको बता रहे हैं। अनुच्छेद 21 का 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ दिया गया है। इसमें सभी बच्चों को जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। याद रखिएगा 21 का यह अब मौलिक अधिकार बन गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे एक मूलभूत शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, उनको प्राथमिक रूप से अनिवार्य शिक्षा दी जाए। तो 21 का के तहत शामिल किया गया है। दूसरा 21 वाला अनुच्छेद भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार यह चर्चा में रहता है। 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, हमेशा इसमें कोई न कोई नए निर्णय सुप्रीम कोर्ट देती रहती है, इस कारण से यह चर्चा में रहता है।
आपके यूपीएससी जैसे एग्जाम में भी 2021 में पूछा गया है कि जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 21। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर या अगले अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद 24 देख चुके हैं, कारखानों और खदानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 25 है, अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से अपनाने, आचरण करने और धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 है, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 है, किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर देने की स्वतंत्रता। तो जो हम टैक्स देते हैं, किसी धर्म को हम टैक्स दे सकते हैं, यह पूरी तरह के हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है। 28 क्या है? 28 अनुच्छेद धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से मुक्ति, कि हम किसी भी धार्मिक शिक्षा में भाग लें या ना लें, इस बारे में हमें पूरी तरीके से स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अगला है सांस्कृतिक और शैक्षणिक या शैक्षिक अधिकार। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के तहत है। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण या सुरक्षा। 30 में है अनुच्छेद में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। ये अनुच्छेद 30 में है कि शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की जाए और उनका प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार दिया जाए। ये अनुच्छेद 30 में है। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को लागू करने के उपाय। तो अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों को लागू करने के उपाय, इन्हीं 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट दायर करता है। ये 5 प्रकार की रिटें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रतिषेध, निषेध और प्रत्यादेश, तो परमादेश, ये सारी 5 रिटें होती हैं। तो इनको आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देख लेते हैं अनुच्छेद 36, इसमें राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है। उसके बाद अनुच्छेद 37 में डीपीएसपी का प्रयोग, यानी नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों के बारे में हमें इसमें पढ़ेंगे। तो आइए देख लेते हैं। तो डीपीएसपी मानो 36 से जो आगे नीति निर्देशक तत्व शुरू हो जाते हैं, डीपीएसपी, उनके बारे में हम आगे पूरी तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो यह सारे अनुच्छेद डीपीएसपी से रिलेटेड हैं, तो उसी बारे में हम पढ़ते हैं। अनुच्छेद 39A, तो 39A समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में अनुच्छेद 39A में बात की गई है। उसके बाद अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का संगठन। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का संगठन। अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार। तो अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार। उसके बाद अनुच्छेद 43 देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 43 श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी आदि। तो अनुच्छेद 43 श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी आदि 43 के अंतर्गत है। उसके बाद अनुच्छेद 43A काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। यह आपके पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं पीसीएस का जो 2021 का हुआ था यूपी का, उसमें यह अनुच्छेद पूछा हुआ है, जो कि सही जोड़ी मिलान में है। अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। और यदि 43B पूछा जाता, यहाँ पर 43B भी है। 43B में सहकारी समितियों की स्थापना से संबंधित है। तो 43B सहकारी समितियों की स्थापना से संबंधित है।
आइए बढ़ते हैं अगले अनुच्छेद की ओर। अनुच्छेद 44 को मैं कैसे याद रख सकता हूँ, मैं बता रहा हूँ। 4 को आप ऐसे भी लिखते हो, ऐसे लिखते हो 4 तो यू, इसका समझ लो यू है। यू का मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब 4 का मतलब चारों समान है, इसलिए समान नागरिक संहिता। केवल गोवा ऐसा राज्य है जहाँ पर यह लागू है, तो समान नागरिक संहिता केवल गोवा ऐसा राज्य है जहाँ पर यह लागू है। यूसीसी जिसे कहते हैं समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 40 में। उसके बाद अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, तो अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST और OBC के शैक्षिक और आर्थिक हित को बढ़ावा देना, तो अनुच्छेद 46 में OBC अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आर्थिक और शैक्षिक हितों को बढ़ावा देने के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 47 देख लेते हैं। पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य है, यह 47 में कहा गया है। अनुच्छेद 48 इम्पोर्टेंट है। कृषि एवं पशुपालन का संगठन, और अनुच्छेद 49 भी इम्पोर्टेंट है। प्राकृतिक महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, जैसे कि ताजमहल है, लाल किला है, ऐसी बहुत सारी जो विश्व धरोहर हैं इनका संरक्षण किया जाना चाहिए। ये अनुच्छेद 49 के तहत है। इसी कारण अनुच्छेद 49 के तहत सरकारें जो प्राकृतिक महत्व के स्मारक हैं उनका संरक्षण करती हैं, उनकी देखरेख करती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछे जा सकते हैं कि किस आर्टिकल के तहत सरकारें ताजमहल का पुनरीक्षण या उनका कायाकल्प कर रही हैं, तो ये अनुच्छेद 49 के तहत। अगला है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 ये है का न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। 50 का मतलब ऐसे याद रखो, जैसे मैं याद रखता हूँ 50-50 मतलब दोनों को अलग अलग कर दो, 50-50 दे दो अलग, आधा आधा। तो कार्यपालिका को अलग, न्यायपालिका को अलग अलग कर दो 50-50 करके। उसके बाद अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, अनुच्छेद 51। उसके बाद अनुच्छेद 11 मौलिक कर्तव्य हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने सूची में एक और जोड़ा। तो यह जो एक मूल कर्तव्य 11 मौलिक कर्तव्य हैं उनमें पहले 10 थे, लेकिन 86वें या 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन उसके बाद 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें माता पिता। तो ये 11वां मौलिक कर्तव्य बन गया। आइए बढ़ते हैं अगले अनुच्छेद की ओर। अगला अनुच्छेद है 52। 52 का मतलब भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव होगा। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया क्या होगी, ये अनुच्छेद 61 के तहत बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा। 64 तो उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा। उसके बाद अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, अनुच्छेद 66। उसके बाद अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ क्या होंगी, तो अनुच्छेद 72। उसके बाद अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 76 भारत के लिए अटॉर्नी जनरल, तो अनुच्छेद 76 में के तहत भारत के लिए एक अटॉर्नी जनरल का पद होगा। 79 के तहत सरला मतलब संसद, मैंने एक ट्रिक बनाई है वो बता रहा हूँ। सरला
स से संसद 79, र से राज्यसभा 80 और ला से लोकसभा। तो ये एक क्रम से तीनों अनुच्छेद याद रहेंगे आपको, 79, 80, 81 सरला शब्द से। उसके बाद 83 संसद के सदनों की अवधि कितने समय तक होंगी, यह 83 में। 93 नंबर अनुच्छेद लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे, ये 93 के अंतर्गत। 105 के अंतर्गत संसद भवन की शक्तियां और विशेषाधिकारों के बारे में बात की गई है। उसके बाद इसमें एक अधिवेशन नहीं जुड़ा है, 108 अनुच्छेद 108, इसके तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति, संयुक्त अधिवेशन याद रखिएगा। इसमें संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत, क्योंकि यह भी यूपी पीसीएस 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, पीसीएस 2022 में प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, अनुच्छेद 200 अनुच्छेद 108। उसके बाद अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय बजट और अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 123 में संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश पारित करने की राष्ट्रपति की शक्तियां, अनुच्छेद 123। तो संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्तियां, तो ये अध्यादेश से रिलेटेड है, 123। 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, 125 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन। उसके बाद 126 से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, 127 में है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। उसके बाद 128 में उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेना निवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। उसके बाद 129 देख लेते हैं, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 129 के तहत होगा। अभिलेख न्यायालय का तात्पर्य होता है जो भी का निर्णय देगा, जो भी निर्णय आएंगे सर्वोच्च न्यायालय के, वो नीचे वाले न्यायालयों के लिए, जैसे हाई कोर्ट, उनके लिए एक कानून की तरह काम करेंगे। तो उनके लिए एक कानून की तरह काम करेंगे, यानी कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को लेकर अपने निर्णय बदल सकता है और उन पर उनको फॉलो कर सकता है, लेकिन उनके ऐसे कोई निर्णय नहीं होने चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लैप्स कर सकें। अगला है अनुच्छेद 130। तो अनुच्छेद 130 में सर्वोच्च न्यायालय की सीट के बारे में बात की गई है कि कितनी सीटें होंगी, कितने सदस्य होंगे। उसके बाद अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए विशेष अनुमतियां हैं। उसके बाद 137 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय या आदेश की समीक्षा। तो जो न्यायिक पुनरावलोकन शब्द चर्चा में रहता है, न्यायिक पुनरावलोकन, वो अनुच्छेद 137 के तहत चर्चा में रहता है, याद रखिएगा। 137 के तहत न्यायिक निर्णयन या न्यायिक पुनरीक्षा न्यायालय कर सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट 137 के तहत कर सकता है। 141 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। ये देख लीजिए, सभी न्यायालयों पर सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होता है वो बाध्यकारी होता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देगा वो हाई कोर्टों पर कानून की तरह फॉलो किया जाएगा। उसके बाद इसमें एक आर्टिकल नहीं है, वो देख लेते हैं, वो है 143। 143 के तहत राष्ट्रपति जो भी सलाह मांगेगा सुप्रीम कोर्ट से, उसे राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के सदस्य या न्यायाधीश सलाह देंगे। तो ये अनुच्छेद 143 के तहत है कि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगने का अधिकार है। उसके बाद 148 देख लेते हैं, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 के तहत है, जिसे सीएजी कहते हैं, सीएजी। अगला है 149, सीएजी के कर्तव्य और शक्तियां हैं।
उसके बाद 153 है, यह राज्य के राज्यपाल हैं। यहाँ से राज्यों के बारे में शुरू हो जाता है। 153 राज्यों के राज्यपाल। 154 राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ। 161 राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ। 165 राज्य का महाधिवक्ता, जिस प्रकार से अटॉर्नी जनरल 76 के अंतर्गत होता है, उसी प्रकार से राज्य में 165 के अंतर्गत राज्य का महाधिवक्ता होता है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल के अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति है, क्योंकि केंद्र में 123 है तो इसमें 2 शुरू में कर दो तो 2 1 3, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। उसके बाद अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, तो उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना अनुच्छेद 215। उसके बाद अनुच्छेद 226 कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति। उसके बाद अनुच्छेद 233 जिला न्यायालयों की नियुक्ति। उसके बाद अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, तो अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। उसके बाद अनुच्छेद 243A ग्राम सभा के बारे में बात की गई है कि एक ग्राम सभा होगी, उसकी परिभाषा। उसके बाद अनुच्छेद 243 का बी, तो 243 का बी में पंचायतों का गठन, तो पंचायतों का गठन 243 बी में। इनके बारे में बहुत सारे अनुच्छेद हैं जो आपको गूगल पे सर्च करके पढ़ने चाहिए। 243A से लेकर 243O तक, तो इनको आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं, खासकर देख लीजिए UPRO UPPCS जैसे एग्जाम में पूछे भी गए हैं। कुछ अनुच्छेदों के बारे में मैं आपको बताने भी वाला हूँ, तो चलिए देख लेते हैं। 243I में वित्त से संबंधित, मतलब ग्राम पंचायतों का वित्त कहाँ से आएगा, ये वित्त के बारे में संबंधित है। इनकम, आई से इनकम याद रखिएगा, आई से इनकम मतलब वित्त। उसके बाद देख लेते हैं 243D, तो 243D आरक्षण है। जो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण मिलता है पंचायतों में, वो 243D के तहत यानी 243 घ के तहत दिया जाता है। उसके बाद 243 के बाद 243 के, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। 243 के, यह पंचायतों का चुनाव कैसे होगा, यह चुनाव कैसे होगा इस बारे में इसमें बात की गई है कि पंचायतों का चुनाव राज्य विधानमंडल के तहत गठित राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। उसके बाद देख लेते हैं अब अनुच्छेद 266 आपके UPPCS में एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। समेकित निधि या संचित निधि, तो समेकित निधि या संचित निधि या लोक लेखा निधि, ये 266 के तहत। उसके बाद आकस्मिकता निधि, ये अनुच्छेद 267 के तहत है, जो कि कॉन्टीजेंसी फंड है। उसके बाद अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की स्थापना अनुच्छेद 280 के तहत की गई है। उसके बाद संपत्ति का अधिकार, देख लीजिए यह आ गया है अनुच्छेद 31, पहले अनुच्छेद 31 में था, अब अनुच्छेद 300 का काम में आ गया संपत्ति का अधिकार, और यह एक कानूनी अधिकार हो गया। उसके बाद 300 का अनुच्छेद 301 व्यापार वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता, तो हम कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, इस प्रकार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 301 में कही गई है। उसके बाद हम देख लेते हैं अनुच्छेद 302 व्यापार वाणिज्य और संभोग पर प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति, तो कोई ऐसा व्यापार जिससे जनमानस को समस्याएं हो रही हैं या उनको किसी प्रकार के उनके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो इस प्रकार के व्यापार पर संसद प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे गांजे और शराब पर प्रतिबंध लगाती है सरकार, तो ये अनुच्छेद 302 के तहत ही लगाती है। उसके बाद 312 अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बात की गई है।